ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हमने ना रिलेशंस के बारे में बात की थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने उस टाइम पे कौन से रिलेशन के बारे में बात की थी? हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में भी बात करी थी कि हम कैसे लॉ को इन्फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे पार्लियामेंट बनाएगा और कैसे उसको स्टेट में लागू करेगा, कि अगर स्टेट बनाता है तो किस कंडीशंस में बनाता है। तो पिछली क्लास के बारे में किसी बच्चे का कोई डाउट मुझे लग रहा है होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो यूनियन है वो ऐसे ना पकड़ के ऐसे, है ना, पीछे से कान पकड़, बोलती हूँ ना कि सीधा कान ना पकड़ के पीछे से कान पकड़ लिए। यानी कि मतलब क्या है कि लॉ जो बन रहे हैं वो जिसमें पावर सुप्रीम है वो किसकी है? वो पावर यूनियन की सुप्रीम है ना। यही सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है, इसी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था और ये हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पार्ट कौन सा है ये भाई? ठीक है, पार्ट 11 है, ऑन सेकंड चैप्टर है। कहाँ से कहाँ तक लीड करता है? हमारे आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कैसे कैसे काम करता है सेंटर और स्टेट। इसमें भी सेंटर को ही सुप्रीम पावर है, कुछ मैटर में स्टेट को भी सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, समझ में आगे? ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की कौन सी है और स्टेट की कौन सी है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, फिर सेंटर डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, कैसे डायरेक्शन देगा, फिर म्यूचुअल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं हमारे, कैसे हम लेजिस्लेटिव में जो लॉ बनाए थे उसको कैसे करेंगे, या जो हमारी ईसीएस की जो सर्विस होती हैं या यूपीएससी की जो सर्विस होती हैं उनमें कैसे संबंध है। देखो, यूपीएससी हमारी क्या होती है, ऑल इंडिया सर्विस होती है ना, और पीसीएस बोल देते हैं वो स्टेट की इंडिविजुअल होती है। बट जो यूपीएससी होती है उस पे ओवरऑल कंट्रोल तो हमारा यूनियन का ही होता है, बट वो काम कहाँ करते हैं? स्टेट में ही तो काम करते हैं ना। आप देखते भी होंगे जैसे कि कोई भी आईएएस या आईपीएस चुने जाते हैं या आईआरएस चुने जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चुने जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चुने जाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चुने जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में चुने जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चुने तो वो जाते हैं ऑल इंडिया सर्विस से, उनकी सैलरी जाती है वो कहाँ से जाती है? ठीक है, उनकी जो सैलरी वगैरह जाएगी वो कहाँ से जाएगी? मैं पीसीएस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो जाएगी हमारे कंसोलिडेटेड से या कंटीजेंसी से, कंसोलिडेटेड से। ठीक है, वहां से सर्विस जो उनको पे होता है वहां से होता है। बट जो काम करेंगे वो इंडिविजुअल, वो कहाँ पोस्टेड होते हैं? जैसे कि भी महाराष्ट्र में पोस्टेड कर दिया, फिर ट्रांसफर करके राजस्थान में कर दिया, फिर ट्रांसफर करके पंजाब में कर दिया, तो इंडिविजुअली वो कहाँ करते हैं? स्टेट में करते हैं। तो रिलेशन हो रहा है, उसमें ओवरऑल जो कंट्रोल होगा वो यूनियन का होगा, बट करंटली जो कंट्रोल वो स्टेट का होता है। ठीक है, क्योंकि जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उस स्टेट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा। आपको पता भी है, क्योंकि मैं बता दी कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट को डिसीजन लेने राइट्स होता है ना। यही बातें हमने आज तक पढ़ी है, तो हम ये सब बातें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। देखो, सेंटर और स्टेट दो ही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यूटीज के बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि सेंटर की क्या पावर है, एक्सटेंड टू रूल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्सटेंड है, ठीक है, वो पूरे भारत में, ठीक है, वो पूरे भारत में क्या हो सकता है, पूरे भारत के क्षेत्र पे होता है यूनियन का। सेंटर की बात कर रही हूँ मैं, और स्टेट का क्या होगा, इंडिविजुअल स्टेट पे होगा। जैसे पंजाब का पंजाब पे होगा। पंजाब कोई भी अगर अपना इंडिविजुअल डिसीजन मैं हमेशा उदाहरण किसका देती हूँ, शराब का देती हूँ ना, कि आप एक बात बताइए, हम टैक्स की बात करते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसपे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का इंडिविजुअल टैक्स लगता है, जैसे कि हमारी क्या होती है, शराब। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे दिल्ली में शराब महंगी है या हरियाणा में सस्ती हो गई या पंजाब में और भी सस्ती हो गई, है ना,
या महाराष्ट्र में जैसे गुजरात बिल्कुल ड्राई स्टेट है, वहाँ पे शराब मिलती ही नहीं है, मिल गई तो क्रिमिनल ऑफेंस है। आप समझ रहे हैं बातों को। तो यही सब चीज़ें हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि स्टेट के ऊपर पूरा है कि उस पर 100% भी वो क्या लगा सकता है, एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है। ठीक है, 100% भी लगाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगता है शराब पे। आप देखते हो ना, शादी वादी होती है मान लो, यहाँ यूपी से शराब दिल्ली में सस्ती मिलती है। यूपी में क्या होगी, अगर शादी होगी या कोई फंक्शन होगा जिसमें शराब पिलानी है तो लोग क्या करते हैं, दिल्ली से मंगवाते हैं। ठीक, पेट्रोल आप देखते हो ना, सिंघू बॉर्डर पे लगा होता है दिल्ली से सस्ता पेट्रोल, ऐसी है ना। तो क्या करते हैं, वहां पे लोग भरवाते हैं कि आगे जाने से पहले क्या होगा, यहीं पे भरवा ले। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट को सुप्रीम पावर होती है, बट ऑलमोस्ट क्या होता है, यूनियन को ही हमारे यहाँ पे सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, अब जो यूनियन लिस्ट के मैटर हैं हमारे, उसमें स्टेट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, यूनियन लिस्ट के मैटर में स्टेट का कोई भी मतलब नहीं है। अब यूनियन लिस्ट कौन सी शेड्यूल में है बताइए जरा, यूनियन लिस्ट हमारे कौन से शेड्यूल में है, वंशिका कौन से शेड्यूल में है, मोनिका आगे दौड़ पीछे छोड़, 10 दिन क्या किया, आराम किया, क्या किया क्या किया है, अंकुर 7 शेड्यूल मैंने बोला है, याद कर लो, रट लो, 7 शेड्यूल रट लो। ठीक है, और उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल, ये भी रट लो। और आजकल लैंग्वेज पे थोड़ा सा क्या होता है, डिबेट होता है, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाता है सीधा। यूपीएससी में, यूपी पीसीएस के प्री में सीधा क्वेश्चन था 8 शेड्यूल से, लैंग्वेज से। तो बेटा शेड्यूल रट लो, ज़्यादा नहीं है, 12 ही है। ठीक, तो ये हमारे 7 शेड्यूल में है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें एट प्रेजेंट कितने मैटर हैं, 100 मैटर है। ठीक है, पहले 97 हुआ करते थे, अब 100 हैं। अमेंडमेंट करके हमने 3 क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो यूनियन लिस्ट में जो 100 मैटर्स हैं, यानी कि 100 जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें स्टेट का कोई भी मतलब नहीं है। उसमें पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसी पे सब कुछ वही करेगी। ठीक, स्टेट का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसी अथॉरिटी है या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है या कोई भी हमें ट्रीटी करनी है, संधि करनी है, या टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, उसमें स्टेट का कोई भी हाथ नहीं होता है। ठीक, एक राज्य के टुकड़े करके 2 बनाना, बिहार कितना छटपटाया है ना, पर फिर भी बना दिया, अलग कर दिया झारखंड को, तो उसमें बिहार की नहीं चलेगी। टेरिटोरियल क्या है, टेरिटोरियल सब्जेक्ट है, वो किसके मैटर में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। समझ में आ गई, उस पे पूरा का पूरा, ठीक है, जुरिडिक्शन है, उस पे पूरा सुप्रीम कोर्ट समझते हो ना, पढ़ा चुकी हूँ पीछे, डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होना है, कोई भी संधि होनी है, ट्रीटी होनी है, या टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, कोई भी, यानी कि 2 स्टेट को जोड़ के एक करना है, जैसे कि हमने यूटीज को किया, दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली किया, बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं, इकट्ठा कर दिया, तो उसमें हम दमन एंड द्वीप और दादर और नगर हवेली से नहीं पूछेंगे जाके। ठीक है, 2 को एक किया, मर्ज कर दिया, और बिहार से झारखंड बना दिया, तो उसको तोड़ दिया। ठीक, तो वो कौन करेगा, वो ही करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्टेट पावर एक्सटेंड टू देयर ऑन रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। ठीक है, अब जो स्टेट की पावर है वो केवल और केवल उसी के एरिया में क्या होंगी, एक्सटेंड वो अपने ही एरिया में कर सकता है। पंजाब के देखो, राज्य के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ना सिटीज होते हैं, अमृतसर है जैसे, है ना, या आपका आप हरियाणा ले लीजिए, भिवानी है, अंबाला है, ठीक है, आपका सोनीपत है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, कितने सारे हैं, बहुत सारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी सिटीज हैं, बड़ी भी सिटीज हैं। तो उन सिटीज के अंदर एक में पर्टिकुलर मान लो कोई इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है और उसको क्या कर दिया, इन्होंने हाईलाइट कर दिया है ना, कि ये भैया क्या है, ये बहुत अच्छी जगह है, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम स्पेशल प्रोविजन के द्वारा
लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इस फैसिलिटीज को बढ़ा के वो अपने दूसरी सिटी में भी लाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो स्टेट का मैटर है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है ये स्टेट लिस्ट में मैटर है। ठीक, स्टेट लिस्ट के जितने भी मैटर्स होंगे उसमें केवल और केवल स्टेट को ही लॉ बनाने का अधिकार होगा, यूनियन को नहीं होगा। बट यहाँ पे भी ना बच्चों, अगर आप थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे भी सुप्रीम पावर किसके पास है, यूनियन के पास है। देखो यूनियन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर स्टेट में घुस घुस के उनकी जांच करेगा। अगर वो ऐसे करने लगेगा तो फिर क्या हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, अच्छा इसमें हम बोलते हैं कि स्टेट लिस्ट मैटर जो है वो स्टेट का है, और स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लागू होता है, 356। अब 356 जहां पे भी लागू हो गया वहां पे यूनियन के रूल्स अपने आप लागू हो जाते हैं, स्टेट रूल नल एंड वॉइड हो जाते हैं। ठीक, हालांकि सुप्रीम पावर स्टेट के पास है, बट अगर स्टेट जरा भी आनाकानी करता है, ठीक, या स्टेट यूनियन की बातों से डिफर चलता है, बात नहीं मान रहा है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपना एक एजेंट बैठाया हुआ है स्टेट में जो कि सुप्रीम पोस्ट ऑफ द स्टेट है। कौन है वो, गवर्नर। तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर की कंसर्न पे या रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट मींस यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर देगी, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। प्रेसिडेंट रूल जिस भी स्टेट में लागू हो जाता है वहां पे स्टेट का कोई भी रूल नहीं चलता है। समझ में आ गई, ये सब चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट में भी हमारे स्टेट को पावर है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि यूनियन एंड स्टेट अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून बनाते हैं, यही बात सिखाई है मैंने। अब उसमें क्या होता है कि हालांकि ज्यादा क्या होता है, 99.9% आपसी रजामंदी से ये लोग कानून बना लेते हैं। बट अगर इन दोनों के कानून बनाने में किसी भी तरीके का डिबेट हो रहा है तो वहां पे यूनियन का जो लॉ है वो ही एग्जीक्यूट होगा, वो ही लागू होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बराबरी का दर्जा तो है, बट अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो क्या होगा, यूनियन का ही मैटर क्या होगा, पास हो जाएगा, आपका नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे भी सुप्रीम पावर किसके पास आ गई है, यूनियन के पावर। ठीक है, अब क्या हो गया है कि मान लीजिए कोई भी पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, कौन सी लिस्ट में, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, इट मींस इनके बीच में अब ये इक्वल नहीं है, डिबेट हुआ और स्टेट ने बात नहीं मानी, तो अब किसकी बात चलेगी, यूनियन की। यूनियन मींस पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसको बाय डिफॉल्ट अपने आप ही स्टेट में वो कानून लागू हो जाएगा बिना स्टेट की परमिशन के। समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया। अब इस रिलेशन से क्या समझो आप, मुझे जरा थोड़ा सा समराइज करके बताइए। क्या समझे आप, पावर तो यूनियन के पास ही ज्यादा है ना। देखो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हमने उनको क्या दे रखी है, छूट दी हुई है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एजुकेशन है, हर सब्जेक्ट, हर स्टेट क्या करे, अपने अपने स्टेट में किसी भी तरीके का क्या कर सकता है, एजुकेशन पे काम कर सकता है। ठीक है, आंगनवाड़ी व्यवस्था अच्छी कर सकता है। ठीक है, बहुत से स्टेट हैं कि 12th तक बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे हम, और बहुत से स्टेट आगे जाके ये भी कर सकते हैं कि भाई हम टेक्निकल एजुकेशन भी फ्री देंगे या स्किल्ड एजुकेशन। वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे, स्टेट का मैटर है। बट वो कौन से आर्टिकल्स में आता है, DPSP। समझ में आ गई बातें। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है। एक को छोड़ के आप दूसरी चीज को पकड़ ही नहीं सकते हो। फंडामेंटल राइट आपके लीगल राइट्स हैं,
डीपीएसपी आपके लीगल राइट्स नहीं है, बट वो आपके सोशल राइट्स हैं। जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आपके मम्मी पापा आपको पैसे ना दें, बिल्कुल भी ना दें, और बोले कि जाओ कोचिंग पढ़ के आओ, हिमांशु तू आ जाएगा? है, सुबह चलेगा 3 घंटे 4 घंटे में पद यात्रा करेगा, फिर यहाँ पढ़ेगा, फिर 4-5 घंटे पढ़ के जाएगा। इट मीन्स क्या है, समझ रहे हो? मनी चाहिए, पैसा चाहिए डीपीएसपी को लागू करने के लिए। भाई आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, उसको पॉकेट मनी कह लो या फिर क्या कह लो, आपके एक्सपेंसेस के लिए पैसे कह लो। अगर वो पैसे अगर आपके रोक दिए जाएं तो क्या आप डेवलप कर पाओगे? पढ़ोगे तो 4 घंटे में तो इतना थक जाएगा, यहाँ पे आके क्या ही पढ़ेगा, है ना? समझ ही नहीं आएंगे, पैर दुखेंगे, है ना? बंदा कितना चल सकता है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर थोड़ी ना चलेगा। समझ में आई बातें आपको? ठीक है, तो जितना ज्यादा, अब ज्यादा एक्सपेंस का मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा से मांगो 50,000 रुपए दो हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो चीज भी नहीं है। समझ में आई बातें आपको? तो डीपीएसपी जो स्टेट अपनी पब्लिक पे ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा अप्लाई करता है, वही स्टेट हमारा उतना ही ज्यादा डेवलप होता है। केरल सबसे ज्यादा एजुकेशन पे पैसा खर्च किया, अनपढ़ता है ही नहीं वहाँ पे ना। रेडी वाला भी इतने अच्छे एजुकेटेड है, जो रेडी लगाता है, रेडी पटरी लगाता है, वो भी एजुकेटेड है। समझ में आई? इनमें कोई दिक्कत आपको पिछले मैटर्स में? यानी कि हमने यही समझा है कि यूनियन लिस्ट जो है वो पावरफुल है किसके कंपैरिजन में? स्टेट लिस्ट। ठीक, और हमने देखा कि ओरिजिनली हमारे पास जो मैटर्स थे, हमने क्या किया, उसमें यूनियन की पावर को बढ़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हुए उनके ही सब्जेक्ट्स को और मैटर को बढ़ाया है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द सेंटर। दायित्व क्या है? तक हमने क्या पढ़ लिया भाई? हमने पावर का बंटवारा पढ़ लिया, कैसे कैसे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और लिस्ट पढ़ा। अब इनकी भाई हमें दायित्व ऑब्लिगेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या क्या है हमारे। ठीक है, प्रतिबंध बहुत होते हैं स्टेट के ऊपर, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं। अगर यूनियन जो है स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए तो पता है क्या होगा? खालिस्तान की मांग उठेगी। ठीक है, एमपी में माओ सुना है, माओवादी अभी पीछे उन्होंने वो किया है, और 1 जवान या 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं उसमें। अपने ही तो देश को मार रहे हो, इसके बीच में से आपको कैसे अलग करें? हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वही चीजें उठने लगेंगी, हर स्टेट से उठने लगेंगी। ठीक, समझ में आई? तो कम्युनिटी बंटने लगेंगी, फिर एससी एसटी भी अलग देश की मांग करेंगे। इसलिए जरूरी है सेंटर का जो शिकंजा है वो जरूरी है स्टेट पे। ठीक है, बट डेवलपमेंट के लिए साथ भी देना होता है। ठीक है, 2 रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत ही ज्यादा लगाई गई होती हैं स्टेट पे। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? कि भाई देखो, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना के लागू कर रहा है तो वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक बाय क्रूक। साम दाम दंड भेद सुना है ना? कितने कुछ भी लगा लो, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक, अगर संसद ने ये कह दिया अपने लिस्ट में जो उनकी मैटर में आता है, या आपको एक बात पता है, मैंने आपको लोकसभा की सुपीरियरिटी एंड राज्यसभा की सुपीरियरिटी के बारे में बात बताई थी। लोकसभा के मनी बिल का था, राज्यसभा में क्या था कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर में कानून बना सकती है। बताया था या नहीं बताया था? याद कीजिए, वही तो उसको पावर अलग कर रही है। एक हमारा वो अनब्रोकेबल हाउस है, कभी नहीं टूटता, है ना, कंटिन्यू चैम्बर है, चलता है हमेशा। 2 चीजें हैं। तो जब राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है, बना सकती है, तो राज्यसभा किसके अंडर काम करती है? वहां पे भी तो यूनियन गवर्नमेंट के ही बंदे बैठे हुए हैं। आपको समझ में आ गई बातें अब कि कैसे कंट्रोल, कैसे सिकंजा किया जाता है? यानी कि पार्लियामेंट से, अब पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी शामिल है ना हमारे बच्चों। पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर देता है, बोलता है, लागू करता है स्टेट के लिए, तो भैया स्टेट की तो ऐसी की तैसी उसको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? वो नहीं चला सकता।
यूटीज के लिए भी ये बात लागू होती है। अगर पार्लियामेंट कहे कि हर स्टेट को क्या करना है, एजुकेशन, देखो अमेंडमेंट करके अगर उसने क्या किया, एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में है आपके, बट अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी क्लॉज में अगर ये जोड़ दिया जाए कि 25 साल तक के बच्चे, 25 तो ज्यादा हो जाएगा 20 साल तक के, 21 साल ग्रेजुएशन 21 साल का बच्चा कर लेता है ना, 21 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी, ये कंपलसरी है, लागू करना पड़ेगा। पार्ट 3 में अगर इसको जोड़ दें तो स्टेट की हिम्मत नहीं है कि वो ये बोले कि जी फंड नहीं है, क्योंकि अभी तो डीपीएसपी का मामला है। एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आप चाहते हो कि हमें पढ़ना है और कोई आपको पढ़ने से रोक रहा है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो। समझ में आई? बट अगर डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। अब जो आप हमारे से पढ़ते हो, ये क्या पढ़ रहे हो, एकेडमिक नहीं है ना ये, है ना, हालांकि एकेडमिक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, बट ये एजुकेशन आपकी एकेडमिक नहीं है, ये आपकी स्किल्ड एजुकेशन की तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे और जॉब गेट करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आया डिफरेंस? ठीक, तो स्टेट लिस्ट में राज्यसभा भी लॉ बना सकती है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एज नॉट टू इम्पीड टू preserve the exercise the executive power of the center in the state, including the executive power of the center to give direction to the state of enforce the two obligations। ठीक है, इसमें ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इफ ए स्टेट फेल टू, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और भैया ये आर्टिकल यहाँ पे गलत हो गया है ना, गलत है ना, आर्टिकल 365 थोड़ा है, प्रेसिडेंट रूल क्या है, आर्टिकल 356, ये मेरे से टाइप गलत हो गया है। ठीक, इसको ठीक कर लेना। बात वही आ गई ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, वो आपका लेजिस्लेटिव में भी होता है, एग्जीक्यूटिव में भी होता है और फाइनेंस में भी होता है। ठीक है, अभी इसमें वो आगे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत है आपको इसमें? ये पढ़ लिया हमने। अब ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे देगा, सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन कैसे देगा। ठीक, बहुत बहुत तरीके से डायरेक्शन देता है। क्या देता है कि आप ये करिए, आप वो करिए, हम आपको फंड प्रोवाइड कराएंगे, है ना, आपके लिए हम इतने 1000 करोड़ का बजट ला रहे हैं एजुकेशन पे, आप करिए। और अगर स्टेट उसके बाद भी एजुकेशन के नाम पे बजट मांगता है तो फिर क्या बोलते हैं, पहले जो दिया था उसका हिसाब दीजिए, फिर हम और आगे आपको देंगे। मना नहीं करता है। देखो डेवलपमेंट अगर होता है, छोटी छोटी यूनिट्स का डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो पूरे के पूरे इंडिया का डेवलपमेंट है। ठीक है, कॉमन सेंस है बच्चों, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, ठीक है तो ह्यूमन बींग्स ही ना, अपना देखो, अपना सब कोई पहले सोचता है, बट पहले सोचने का मतलब ये नहीं है कि 1000 करोड़ का अलॉट कर दिया, 1000 करोड़ में से सोचा यार 990 करोड़ जो है मैं अपने खाते में डाल लूं या मैं अपने लिए यूज करूं, नहीं। ठीक, और बड़े लेवल पे बड़ी सैलरीज होती हैं, ठीक है, बड़ी सैलरीज होती हैं, इतनी सैलरीज मिलती हैं या इतने उनको अलाउंस मिलते हैं, इतने उनको फैसिलिटीज मिलते हैं कि जरूरत ही नहीं होती है। मोदी जी को जरूरत है किसी चीज की, उनको बंगले की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, रिपब्लिक डे की परेड किस किसने देखी, पहले तो ये बताओ, है सच्ची में, और किसने देखी? पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, समझ में आई? क्या नाम था? सुबियंतो, ठीक ना, समझ में आई? किस किस ने देखी परेड, और क्या कर रहे थे, डूब के मर जाओ जाके, हैं? जिसने नहीं देखी वो जाके डूब के मर जाना। अरे नालायको, रिपब्लिक डे कितना हमारे लिए गर्व की बात होती है। ठीक है, आपने देखा होगा झांकियां निकली हैं, ठीक है, झांकियों में मैंने क्या कहा था, कौन सी दीदी, लखपति दीदी की झांकी निकली है भाई, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। बैंक में क्यूआर कोड, इसका मतलब क्या है कि हम 5th ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम चाहते हैं कि अगला सर्वे जो आए उसमें हम 3rd पोजीशन होल्ड करें। ठीक है,
देखो ग्राउंड लेवल पे हम भले ही थोड़ा सा भी पीछे हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें, कभी भी जो सेंसेक्स देखा जाता है, कभी भी डेवलपमेंट देखा जाता है वर्ल्ड वाइज, तो वो क्या देखा जाता है, वो ओवरऑल देखा जाता है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब है कि हम डेवलप कर रहे हैं। देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छे से डेवलप हुआ है नहीं हुआ? एयरपोर्ट्स देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एजुकेशन लेवल पे काम हुआ है नहीं हुआ है? ठीक, काम तो हुआ है, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जरूरत है। ठीक है, तो यही सब चीजें हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर सेंटर जो है स्टेट को बहुत सारी क्या देता है, गाइडलाइन देता है कि आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है फलाना फलाना सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे आपको बोल देगा रेलवे के लिए आपको ही करना है, जो आपके स्टेट में रेलवे लाइन जो भी निकल रही है उसका मेंटेनेंस आप ही करेंगे। और जबकि रेलवे किसका मैटर है? यूनियन लिस्ट का। बट उसने किसको दायित्व दिया हुआ, लाइबिलिटीज किसको दी हुई है? यूपीएससी। ठीक, यूपीएससी सैलरी वहां से, बट करंट लाइबिलिटीज उनकी जो भी होंगी कौन उसको फुलफिल करेगा? स्टेट। समझ में आ गई बात आपको? तो यही सब है कोई भी मैटर है, किसी भी तरीके का कोई भी मैटर है, अगर यूनियन मैटर, सॉरी स्टेट लिस्ट मैटर है या यूनियन लिस्ट का मैटर है, बट उसको क्या किया है, ये बोला गया है स्टेट से कि आपको इस मैटर पे ये काम करना है, तो स्टेट को क्योंकि गाइडलाइन दी वो आपको करना पड़ेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे। ज़्यादा मिलिट्री, देखो मिलिट्री हमारा यूनियन लिस्ट का मैटर है, आपको पता होगा, है ना? बट वो मिलिट्री जो बेस होते हैं वो क्या यूनियन अलग से बनाती है कि एक जगह घेर के बोल दिया कि ये यूनियन की जगह है? नहीं ना। मेरठ कैंट है ना, ग्वालियर कैंट, झांसी कैंट, ये सब कहाँ है? स्टेट में है। मेरठ कहाँ है? यूपी में है। तो जो वो एरिया कैंट का है, मिलिट्री का जो एरिया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, किसकी होगी? स्टेट की होगी। सैलरी वगैरह सब कुछ कौन देगा? यूनियन देगा। बट जमीन पे किसकी है? तो अगर उसके लिए कोई भी स्पेशल गाइडलाइन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करती है तो वो स्टेट को करना ही करना होगा। आपको समझ में आ रही है बातें मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ? यही सब चीज है। ठीक है, कम्युनिकेशन है कोई भी, ठीक है, किसका देखो, नेशनल और मिलिट्री इंपोर्टेंस, ठीक है, उनके कम्युनिकेशन पे, संचार के माध्यम पे, यानी कि अब 4G अपने स्टेट में करना है या 5G लागू करना है, लागू करेंगे 5G करेंगे, 4G टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या 5G करेंगे, फोन देंगे या नहीं देंगे, लैंडलाइन से ही बातें कराएंगे, लैंडलाइन कनेक्शन देंगे, ठीक है, वो किसका मैटर है? अब कम्युनिकेशन गैप ही आ जाएगा तो आप क्या ही कर लोगे? ठीक, तो कम्युनिकेशन गैप यानी कि उनका मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है जो कि यूनियन लिस्ट का मैटर है बट वो स्टेट के अंदर प्रोवाइड है, जैसे मैंने रेलवे का उदाहरण दिया, मैंने मिलिट्री का उदाहरण दिया, ठीक है, तो उनका मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन कोई भी करवाएगा वो करना, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो तरीका है वे है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसमें कौन काम करेगा? अगर गाइडलाइन यूनियन की तरफ से आ रही है तो वो स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी। हम यही तो कह रहे हैं, डायरेक्शन देगा कौन? देगा सेंटर, डायरेक्शन देता है स्टेट को। कोई भी डायरेक्शन दी तो वो क्या होगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आ गया रेलवे की सुरक्षा वाला, रेलवे से रिलेटेड काम वो ही करेगा। अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात समझ लीजिए। एक तो कास्ट में हम देखते हैं, है ना, और एक होता है लैंग्वेज में भी, लैंग्वेस्टिक, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में हर धर्म, हर स्टेट, है ना, हर भाषा के लोग रहते हैं नहीं रहते? आपको ऑल ओवर इंडिया के लोग दिल्ली में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है और डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग भागते हैं इधर की तरफ, है। वो दूसरी बात है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया आजकल, ठीक है ना। जैसे हिरेरियस एरिया जो होते हैं, माउंटेनियस एरिया जो होते हैं, वहाँ से लोग पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, कम है,
स्लोली होता है, और जो हमारे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सस्ता है। और आप कहाँ जाओगे, पहाड़ी क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, और जहाँ पे महंगाई इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे डेवलपमेंट स्लो होता है। समझ गए इस बात को, सीधा संपर्क है इसमें। हम इकोनॉमिक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक, समझ में आ गया। लीजिए कि जैसे कुछ बंदे असम के आ गए, ठीक, कुछ बंदे आपके केरल से आ गए, ठीक, कुछ बंदे आपके अरुणाचल प्रदेश से आ गए, कुछ आपके आंध्र प्रदेश से आ गए, कुछ जम्मू एंड कश्मीर से आ गए, और यहाँ पे आके वो क्या हो गए, वो माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में तो नहीं है, और उनकी जो लैंग्वेज है असमिया है, या साउथ से कोई भी बंदा आया उसकी मलयालम है, कन्नड़ है, उनकी भाषा की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो स्टेट का काम है। यानी कि माइनॉरिटी, चाहे वो लैंग्वेस्टिक हो, चाहे वो कास्ट वाली हो, किसी भी तरीके की माइनॉरिटीज होती है, उसके लिए हमारा स्टेट क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। और ये कौन गाइड करता है, सेंटर गाइड करता है कि भैया आपको करना ही पड़ेगा। ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ गए हमारे यहाँ पे, है ना। देखो आपने देखा होगा लोकसभा और विधानसभा 5 इसको फैब को अब इलेक्शन होने वाले, देख रहे हो ना, हर जगह कोई अब यहाँ आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये सब रुक जाएगा। बट आप देख रहे हो ना कितने जोरों शोरों से कल अमित शाह आए थे नरेला में, है ना, और उससे पहले ही दिन मैं वहां से निकली हूँ तो इतना ट्रैफिक जैम। एक्चुअली क्या है कि वहां पे बहुत क्राउड एरिया है और स्पेस है ही नहीं। स्पेस कहाँ है, बाहर आउटर एरिया में एक रामदेव चौक पड़ता है वहां पे, तो वहां पे क्या है कि पूरी की पूरी रोड है, वैसा तो ग्राउंड तो है ही नहीं वहां पे कोई भी, तो पूरी की पूरी रोड है, उस रोड को ब्लॉक करके उस पे क्या किया गया था, वही किया गया था कि बैरियर लगा दिए। अब जहां से ट्रैफिक मूव होता है इजीली, उस रोड को ब्लॉक कर दोगे तो पता गली गली में ट्रैफिक था 2 दिन तक। नरेला की गली गली, जो छोटी छोटी गलियां होती है ना, हमें तो पता ही है, उन गलियों से निकल रहे थे, उसमें से भी बंदा पैदल ना निकल पाए, इतना ज्यादा ट्रैफिक, ठीक, क्योंकि बड़े नेता आ रहे हैं, छोटे मोटे तो है नहीं। अब जो एमएलए खड़े हैं वो तो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, तो उनके लिए क्या ही, अब अमित शाह क्या है, नेशनल पर्सनालिटी है भाई, ठीक। चलो आपको समझ में आ गई ये सब चीजें कि कैसे है ना सेंटर कान पकड़ता है हमारे स्टेट की, और कान पकड़ना भी जरूरी है। कान जैसे हम लोग आपके कान पकड़ते हैं ना, ये करो वो पढ़ो, नहीं करेंगे तो तुम करोगे ही नहीं, फिर भी नहीं करते तुम लोग। चलो भाई, अब इसमें क्या है कि आपस में म्यूचुअल डेलीगेशन कैसे कैसे करेंगे, म्यूचुअल फंड सुना है, ऐसे म्यूचुअल होते हैं, यानी कि आपस में मिलके अब हम कैसे काम करेंगे। अब तो ऑर्डर दे रहा था ना, स्टेट को ऑर्डर दिए जा रहे थे, अब मिलके कैसे काम करेंगे, अब मिलके भी काम करेंगे या क्या करेंगे, उनको ट्रांसफर करेंगे। चलो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे हेड कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हेड बनेंगे भाई इस उसमें कैसे, वो क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, विद consent of the considered state government and trust and executive power of the center to the state। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, देखो अगर प्रेसिडेंट चाहे ना तो केंद्र की जितनी भी पावर हैं, अब प्रेसिडेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, यानी कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो चाहें कि कोई ऐसा है हमारे हिसाब से कि हम अपनी पावर दे सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के हिसाब से उसमें वहां पे लागू कर दी जाएगी कि हाँ ठीक है, आप क्या करो कि फलाने फलाने मैटर्स में भी काम कर लो, ठीक, उसमें भी आप काम कर लो, तो वो क्या कर देंगे,
उस कोई भी पर्टिकुलर स्टेट को चुना जा सकता है, बट बेशर्ते देखो जिस स्टेट ने आपकी स्टेट लिस्ट में अच्छे से काम किया होगा, स्टेट लिस्ट को अच्छे से मेंटेन किया होगा, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम किया होगा, तो वहां पे, और ये कब होता है, ये तब होता है ज्यादातर जब वो ही गवर्नमेंट होती है जो कि यूनियन में होती है। अपोजिशन को तो कोई नहीं देगा ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सहमति से केंद्र की कार्यकारी शक्ति उस राज्य को सौंप सकता है। ठीक है, अब केंद्र की कार्यकारी शक्ति का मतलब ये नहीं कि सारे लॉ एंड ऑर्डर वही स्टेट बनाने लगेगा, बाप तो फिर भी बाप ही रहेगा ना। चलो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि गवर्नर में, ठीक है, गवर्नर में, अब यहाँ पे गवर्नर की पावर की बात, ठीक है, गवर्नर कौन होता है, हमारे सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यही है। और सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है भाई, सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंट ना। बताओ भाई, सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंट, और सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट क्या है, गवर्नर। गवर्नर भी अगर चाहे तो गवर्नर की पावर को क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। स्टेट में वो अपने रिस्क पे ऑर्डर बनवा सकता है, कम करवा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो होगा पार्लियामेंट ही सुप्रीम होगा, गवर्नमेंट ही सुप्रीम होती है, प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होते हैं। बट कुछ केसेस में क्या किया जाता है कि स्टेट को पावर दे दी जाती है पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की या बनाने की। समझ में आ गई ये सब चीजें आपको, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। कोऑपरेशन बिटवीन, अब इन दोनों का सहयोग देख लो, ठीक है, क्या करेंगे ये, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है कोई भी, ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे। अगर स्टेट अपनी चलाएगा और यूनियन अपनी चलाएगा तो काम नहीं होगा, किसी भी कीमत पे काम नहीं होगा, चाहे खुद की ही गवर्नमेंट हो वहां पे। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी की मेजोरिटी, हम ऐसे कह सकते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक, बीजेपी की मेजोरिटी की गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार है, ठीक। आपकी यूपी में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, समझ में आ गई बातें आपको। आपके महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, वहां पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। अब देखो दिल्ली में किसकी बनती है, ठीक है, ठीक, वो हम वहां तक नहीं जाएंगे, जिसकी भी बनेगी अच्छा है, हमारे लिए तो सभी काम करते हैं ना भाई, हमारे लिए सभी काम करते हैं। चलो ठीक है ये सब चीज। अब यहाँ पे कॉपरेशन कहाँ पे मांगा जाता है, सबसे ज्यादा डिबेट किस चीज पे होता है, स्टेटों के बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में, नदियों को लेकर सबसे ज्यादा डिस्प्यूटिंग मैटर होता है रिवर वैली, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक नदी तो ऐसी है नहीं कि पर्टिकुलर एक राज्य से निकल रही है और वहीं खत्म हो जा रही है। गंगा नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके खत्म हो रही है, कितने राज्यों को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटिंग मैटर जो होता है वो क्या होता है, रिवर वैलीज का होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा, ठीक है, किसका, रिवर वैली से रिलेटेड होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, वो क्या करेगा, उसको पार्लियामेंट हैंडल करेगा, ठीक है, उसको पार्लियामेंट हैंडल करेगा, स्टेट उसको हैंडल नहीं करेगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक। अंडर आर्टिकल 263, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें होगा इंटर स्टेट काउंसिल, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राष्ट्रपति बना सकते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 क्या करता है, ये हमारा केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करता है, कॉमन रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। कोई भी मैटर हो, कोई भी डिस्प्यूटिंग मैटर हो, सबसे ज्यादा रिवर का होता है बच्चों यहाँ पे, है ना, सबसे ज्यादा रिवर का होता है। बाकी तो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं वो चलते रहते हैं, बट रिवर वाले डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक, उस नदी का पानी हमारा है, उसका पानी हमारा है, ठीक, ये सब बोला जाता है, ठीक है
अब यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी जुडिकल प्रोसीडिंग होती है, कोई भी रिकॉर्ड्स होता है किसी भी तरीके से, चाहे वो सेंटर से रिलेटेड हो या एवरी स्टेट से रिलेटेड हो, अगर वो लागू हुआ तो पूरे फेथ के साथ पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में लागू होगा, पूरी की पूरी इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो लागू होगा, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। और अगर स्टेट पर्टिकुलर अपने स्टेट में बनाता है पंजाब का, तो वही पूरा फेथ और पूरी क्रेडिट थ्रू आउट वो वहां पे लागू होगा। समझ में आ गया? चलो उसके बाद यहाँ पे व्यापार की बात आ गई, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अपॉइंट, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इंटर स्टेट काउंसिल हम बना सकते हैं ट्रेड बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरफेरेंस हम बना सकते हैं। काउंसिल होती है ये भी, वो भी पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस मैंने बताया आपको, यूपीएससी अभी पहले ही जिक्र किया था मैंने कि इसमें क्या होती है, आईएएस होती है, आईपीएस होती है, आईएफएस होती है, आईआरएस होती है, बहुत सारी सर्विसेज होती है। ये हमारी ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होती है, यानी कि वो क्या होंगे, सेंटर के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, यानी कि वो क्या होंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। और कौन सी गवर्नमेंट के होंगे बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। ये जो वो बनते हैं ना डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बनते हैं, डीएम जो बनते हैं, वो यूपीएससी आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, ठीक। या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो यूपीएससी से सिलेक्टेड बंदा होता है। तो ये हमारी ऑल इंडिया सर्विस होती हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। समझ गए आप इनको? ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विस होती हैं उनको क्या किया जाएगा, सेंटर के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। सेंटर ही लेती है ना बच्चों यूपीएससी का टेस्ट, वही ट्रेन करती है मसूरी में, है ना। जो सफल हो जाते हैं कैंडिडेट उनको क्या किया जाता है, मसूरी बुलाया जाता है और मसूरी में उनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तब उनको फिर सर्विस दी जाती है, पोस्टिंग की जाती है उनकी आफ्टर 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, ठीक। इनमें सबसे ज्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग किसकी होती है, आईपीएस की। नानी याद आ जाती है, हम बोल तो देते हैं भाई पुलिस में भर्ती हो गया, चलो आईपीएस तो बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है ना, हम कहते हैं कि भाई हेड कांस्टेबल बन गया या कांस्टेबल बन गया या आर्मी में चला गया हमारा बच्चा। पता है सिलेक्शन होना मायने नहीं रखता, ट्रेनिंग को कंप्लीट करना मायने रखता है, ठीक। और खासकर मिलिट्री की ट्रेनिंग देखिए, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चे वापिस आ जाते हैं, हमसे नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखो फैसिलिटीज देखो, हमारा रिलेशन में है हमारे भैया कमांडर हैं, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बट वो कहते हैं कि जब हमारी यहाँ पे थी पुलवामा में उनकी पोस्टिंग थी, तो बंकर टाइप में, कह रहे बंकर में रहना पड़ता है। बंकर ऐसे होते हैं कि छोटा सा कमरा टाइप से बनाया जाता है, उसमें 35-35 40-40 जवान हम रहते हैं। और अब उनकी पोस्टिंग कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में चाणक्यपुरी में उनको पूरा 3 BHK फ्लैट मिला हुआ है, फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरे को तो ना बहुत अजीब लगता है ऐसे रहना, तो आदत हो गई है बंकर में रहने की, ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि कभी भी फायरिंग हो जाती है, वो बताते हैं कि पहले 3 होते हैं हम फ्रंट पे, फिर उसके बाद 5-6 होते हैं थोड़ा पीछे, फिर बटालियन जो होती है ना, जो मेन होती है, वो कम से भी कम 200 से 300 मीटर पीछे होती है, ठीक है। तो कभी गोली चल जाती है, धाएं कभी ऐसे निकल के जा रही है फायरिंग में, कभी ऐसे कैप पे लगी, ठीक। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो आपके यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। अब जैसे कि रिपब्लिक डे पे बहुत सारी मिलिट्री फोर्स बुलाई गई थी, ठीक, स्टेट से बुला ली गई थी, क्योंकि आपको पता है प्रायोरिटी क्या है, रिपब्लिक डे की परेड, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि पूरी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। प्लस में हम हमेशा बुलाते हैं जो भी हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सेंटर उनको रिक्रूट करता है, सेंटर ही उनको ट्रेनिंग देता है और पोस्टेड स्टेट में कर दी जाती है, ठीक है।
भाई स्टेट में ही तो करेगा। वही अगर हमने डीएम बना दिए हैं या उनको हमने ट्रेन कर दिया है तो सेंटर के लिए थोड़ी ना काम कराएंगे कि जाओ भैया सीमा पे लग जाओ, चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाओ भारत को। ऐसा नहीं है ना, स्टेट में तो लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इनको स्टेट में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अंतिम निर्णय जो होता है, देखो इमीडिएट, अगर मान लो कोई भी इमीडिएट डिस्टरबेंस होती है स्टेट के अंदर, ठीक, तो ये थोड़ी ना है कि पहले सेंटर से जाके पूछेंगे जी क्या 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 लॉ एंड ऑर्डर बनाए, या अगर हमें इनके थोड़ा सा कुछ काटना पीटना है, कुछ भी करना है, क्योंकि जो सेंटर है वो इतना पागल नहीं है कि सारे का सारा खर्चा खुद देगा, स्टेट को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है उसमें। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी करना होता है। तो अब वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मान लो कोई ऐसी चीज आ गई कि वो चाहता है कि भाई इनको थोड़ा सा चेंज करे, तो अगर इमीडिएट कोई एक्शन लेना हो तो वो स्टेट लेगा। इमीडिएट कोई भी एक्शन लेना होता है तो वो स्टेट लेगा। मान लीजिए भगवान ना करे दिल्ली में एकदम से कुछ ऐसा हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर ही खराब हो जाए, तब क्या होगा? तो क्या आप पहले हालांकि सेंटर भी हमारा दिल्ली में ही बैठता है, तो क्या पहले पार्लियामेंट से पीएम जाके पूछेंगे कि क्या करें? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका पूरा का पूरा वर्चस्व, अब दिल्ली छोड़ दीजिए, आप मान लो हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस होती है तो वहां पे तो यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है ना जो यहाँ पे है। तो क्या वो यहाँ से पूछेंगे कि हम ये करें या ना करें? तो इमीडिएट अगर कोई बात होती है तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट ही एक्शन लेती है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की कोई भी सरकार हो, इमीडिएट एक्शन कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और फाइनल डिसीजन उसके घटने के बाद फाइनल डिसीजन जो होगा वो कौन लेगा? यूनियन। ठीक है, फिर यूनियन बताएगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, या कुछ कमी रहेगी तो बताएगा कि हाँ ये थोड़ी सी कमी रहेगी, इसको और अच्छे से किया जा सकता था। ठीक है, आप समझ गए मेरी बातों को। उसके बाद उसके बाद क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 312 क्या करता है? पार्लियामेंट को ऑल इंडिया सर्विस कोई भी क्रिएट करनी है नहीं, जैसे कि अभी हमारे पास, जैसे मैंने बताया आईएएस है, आईआरएस है, ठीक है, क्या हम कोई एक नया डिपार्टमेंट चाहते हैं यूपीएससी के अंदर क्रिएट करना, या कोई भी हम ऑल इंडिया लेवल की कोई भी सर्विस और ऐड करना चाहते हैं ना? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक अलग ही वो बना दो, कितना अच्छा रहेगा, है ना? छोटे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मान लो हमने कोई सर्विस ही बना दी कि हम उन्हीं को लेंगे जो बच्चों का ध्यान रख सके, पेरेंट्स को जा जाके समझा सकें, या हम ऑर्गेनाइजेशन बना के देंगे, फिर बंदों को रिक्रूट करेंगे, ट्रेंड करेंगे और बोलेंगे कि अब आप बच्चों पे काम कीजिए। सोचिए अगर देश का बच्चा बच्चा प्रशिक्षित होगा, है ना, ट्रेंड होगा, तो वो देश कहाँ होगा? समझ रहे हैं? अब आज देखो कितना ट्रेंड में चाइनीज बच्चे देखते हैं ना, छोटे से बच्चे स्कूल से आते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं, शूज रिमूव करेंगे, फिर सॉक्स को, छोटी सी वॉशिंग मशीन होती है पोर्टेबल, आजकल तो इंडिया में भी मिलने लगी है, उसमें अपनी ड्रेस डाल देंगे, वो धुलती है, फिर खाना भी खुद वो करते हैं, बनाते हैं ना, वो गंदी सी चीजें खाते हैं, फिश वगैरह सी बना के उसको रख देंगे, है ना, मिर्च मसाले लगा के, फिर मतलब कि क्या ये चीजें क्या दिखा रही है कि बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है उसका अपने आप ही। अब जो बच्चा 8 साल 10 साल की उम्र में इतना इंडिपेंडेंट है, तो सोचिए वो 18 साल की उम्र में जाके कितना इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिर्फ वो अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियल डिपेंड है, अकॉर्डिंग टू रील्स जैसा दिखाते हैं। तो अगर सच में ही ऐसा हो जाए तो, हालांकि जो बना रहा है उसी पास में, बट अगर ये हो जाए 8 साल का बच्चा इस तरीके से क्रिएट करने लगे, 12 साल का बच्चा इस तरीके से क्रिएट करने लगे, सिर्फ वो क्या है, फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं है ना। हमने तो खुद ही कहा है कि 14 साल से बच्चों से तो हम काम कराएंगे ही नहीं, वो दूसरी बात है कि मजबूरी में करते हैं बच्चे काम। ठीक, समझ में आई चीजें? मान लीजिए हम इस पे कोई भी सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी नई सर्विस बनाना चाहते हैं, तो अंडर आर्टिकल 312 के तहत हमारा पार्लियामेंट है उस सर्विस को बना सकता है, इंक्लूड कर सकता है हमारी ऑल इंडिया सर्विस में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाई मेंटेन हाई स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस को क्यों लागू करवाना, उसकी प्रायोजकता पूरी की पूरी कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया में करेंगे। ठीक है,
उसके बाद मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, स्टेट के अंदर हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गाइड कौन करता है उसको? यूनियन गाइड करता है। और जब हर स्टेट की जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल के मेंटेन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही फिर यूनियन के भी अपने आप हाई लेवल के हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको काम नहीं करना पड़ेगा ना उस पर। समझ में आई? अब मेंटेन यूनिफॉर्मेलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू आउट इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में एक समान सर्विस को बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई देखो स्टेट पीसीएस सब स्टेट अपने अलग अलग कराते हैं, उनके अलग अलग कमीशन है ना, वो करा दिया उन्होंने। कराने के बाद क्या होता है कि सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की पुलिस तो क्या कर रही है, गोलियां चला रही है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, और दूसरे स्टेट की पुलिस क्या कर रही है, पार्कों की रखवाली कर रही है, या तीसरे स्टेट की पुलिस क्या कर रही है, खाना बना रही है। ऐसा तो नहीं है ना, काम तो एक ही है ना सबके। या हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किसी की ज्वाइनिंग कराई है तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के काम करेगा ना, फाइलिंग के काम करेगा, समझ में, डिपार्टमेंट के काम करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको करा दिया और बोला कि भैया बस तुझे क्या करना है, इस पार्क की रखवाली करनी है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोस्ट ऑफ देम सिमिलर होता है। कोई भी सर्विस है सारे इंडिया में सेम होती है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम क्या होता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराना होता है जो कि उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, यही होता है ना। अब जैसे कि कितना बोला गया, देखो बसों पे भी चलती हैं वो लाइट्स जो चलती हैं उसमें कि आपका खाली वोटर आईडी होना जरूरी नहीं है, वोटर लिस्ट में भी नाम होना जरूरी है ना। कितना इसका प्रचार किया गया, क्यों किया गया है, इलेक्शन नजदीक है। और अगर किसी की वोट नहीं बन रही हो ना, वो क्या करो, अब अप्लाई कर दो, फट से बन के आएगा, जांच भी नहीं होगी, एक वोट बढ़ेगी ना, किसी पार्टी की तो बढ़ेगी। चलो समझ में आ गया। चलो भाई, कौन कौन वोट डालेगा, डालेगी, चलो, और कौन डालेगा, वोट भी नहीं डालोगे, रिपब्लिक डे की परेड नहीं देखोगे, वोट नहीं डालोगे। भाई तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नहीं हो, पाकिस्तान से आए हो या है, नहीं देशद्रोही तो नहीं कह सकते भाई, है क्या है ये, अरे कुछ तो फर्ज निभाओ भाई, है। देखो सब करते हैं, सब कर, देखो अगर हम इस डिबेट पे गए ना, हम 2 घंटे इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं, तब भी खत्म नहीं होगा। हर गवर्नमेंट काम करती है और हर गवर्नमेंट काम नहीं करती है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बच्चों, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड तो कोई नहीं कर सकता। आप क्या लगा रहे हो, आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? अब जो तुम फ्री में आते हो, हैं? सुनो, हालांकि वो भी एक रिवेन्यू पे बोझ, बट पब्लिक के लिए तो किया, एजुकेशन उसमें काम किया उन्होंने, ठीक, इवन एंड ऑड में काम किया उन्होंने। जब देख रहे थे बातें नहीं, इवन और ऑड में काम किया। जब पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो रहा है, भाई एक दिन इवन गाड़ी चलेंगी तो एटलीस्ट ऑड गाड़ियां तो घर में हैं। 100 गाड़ियां मान लो, 100 गाड़ियां टोटल हैं, 50 इवन है, 50 ऑड है, और 100 की 100 चलती है, और इवन चला दी तो ऑड जो नंबर की गाड़ियां 50 हैं वो तो नहीं चली, तो कुछ तो पोल्यूशन लेवल कम हुआ। रेवोल्यूशन पोल्यूशन चेंज करने का काम तो किया है भाई। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि पहले नहीं होता था कि अगर किसी बंदे को इमीडिएट क्या है ऑपरेशन की जरूरत है, उसको ऑपरेट करने की जरूरत है इमीडिएट, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चों बहुत मिलती हैं, क्यूज होती हैं ऑपरेशन के लिए पेंडिंग, ठीक। और किसी बंदे को मान लो उठ रहा है पथरी का दर्द, पित्त की थैली में पथरी है बंदे के, और वो फट गई तो कोई बचाने वाला नहीं, और उसको हॉस्पिटल में डेट मिल रही है 3 महीने के बाद, उसका 3 सेकंड का भरोसा नहीं कि बंदा जिएगा या मरेगा। अगर तेज दर्द उठ गया फट गई तो भगवान भी नहीं बचाने वाला। तब इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, मैं किसी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, कभी आप सोचो कि मैं आम आदमी पार्टी की समर्थक हूँ, बात बता रही हूँ काम करने की। चलो
उन्होंने क्या किया कि आप एक फॉर्म भरवा लीजिए और किसी भी नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन करा लीजिए, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, फैसिलिटीज नहीं दी। ठीक, अब हम यूनियन गवर्नमेंट पे आते हैं, बहुत से भाजपा विरोधी हैं। इंडिया आज के ऑल ओवर वर्ल्ड में 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। बिना काम किए पहुंच गया, काम किया होगा। बट इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि हमारे खाली इंडिया में बढ़ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ता है वो। जैसे ही पेट्रोल के दाम इंक्रीज हुए ऑटोमेटिकली ही हर चीज बढ़ जाएंगी। जब बाहर से गवर्नमेंट को महंगा मिलेगा तो बच्चों उनको भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई पैसे छापेगा तो वियतनाम जैसा हाल होगा। पैसा छाप के गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं। तो हर गवर्नमेंट, देखो बच्चों, सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं कर सकती। हर बंदा इंडिविजुअल किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता है, होना भी चाहिए। बट ये नहीं है कि एक को पूरा क्रिटिसाइज करके अलग काट के फेंक दो, है ना, कि कट 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 ऐसे करके। हर पार्टी काम करती है, हर पार्टी काम नहीं करती है, हर चीज के लूपहोल होते हैं। चलो हम नहीं जा रहे उस चीज से, बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक, तो पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हमने बताया, पीछे की बात की मैंने, यूपीएससी गवर्नमेंट लेवल पे चुने जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, बट वो स्टेट के लिए सर्विस देते हैं। ठीक, इमीडिएट एक्शन स्टेट का होता है, फाइनल डिसीजन या फाइनल एक्शन यूनियन का होता है। अब इसमें क्या किया है कि गवर्नर कैन अपॉइंट, अच्छा इसमें यूपीएससी तो हो गया। अब स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो स्टेट पीएससी बोलते हैं, ठीक, और लोकल लैंग्वेज में हम पीसीएस बोल देते हैं। ठीक, सही ये है, स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यही फुल फॉर्म है इसकी। बिहार की अलग है बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, आरजेपीसीएस राजस्थान, जेएंडकेपीएस, हर स्टेट की अलग अलग है। अब आप समझिए। तो अब स्टेट क्या करता है कि ठीक है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय भेजे तो खाली डीएम को ही तो भेजेंगे, उसके नीचे जो बंदे काम करेंगे वो कोई हर यूनियन, क्योंकि 1000 सीटें निकलती हैं। हमारे पास कितने स्टेट हैं, 28 हैं। 28 के अंदर कितनी सिटी हैं, उन सिटी के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का ही तो मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है एक ही उसका होता है ना, ऐसा तो नहीं पूरे राजस्थान का बना दिया, फिर तो 28 ही तो चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे चीजें होते हैं, उसमें रिटायर्ड भी होते हैं जो पहले के चुने गए हैं, 62 साल कंप्लीट हो गया तो वो रिटायर भी होंगे, इसीलिए। और निकलते कितने हैं, 1000 पोस्ट, 800 पोस्ट, 900 पोस्ट ऐसे निकलते हैं, और चाहिए हमें काफी ज्यादा। तो बाकी के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बाकी के डिपार्टमेंट को फ्रिक्वेंटली चलाने के लिए क्या किया जाता है कि हर स्टेट अपने पीसीएस इंडिविजुअल आता है। और अगर पीसीएस में आप सेलेक्ट हुए हो तो जिस स्टेट की पीसीएस में आप सेलेक्ट हुए केवल उसी स्टेट के अंदर आप सर्विस दोगे। आप हरियाणा में हुए हो तो मान लीजिए आपकी पोस्टिंग सोनीपत है, ट्रांसफर तो वहां भी होंगे आपके। जब नए नए होते हैं ना तो 6-6 महीने में ट्रांसफर मारते हैं धड़ाधड़ दे के, कि कहीं इसके पैर सेट ना हो जाए एक जगह। ठीक, भिवानी कर दिया, अंबाला कर दिया, पानीपत कर दिया, यमुनानगर कर दिया, ऐसे। बट हरियाणा में ही घूमेगा, ऐसे नहीं कि पंजाब में कर देंगे। और जो यूपीएससी से सिलेक्टेड बंदे होते हैं, हरियाणा का मारा देके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से ट्रांसफर कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। समझ रहे हैं आप बातों को। तो स्टेट पीसीएस क्या करता है, अपनी अलग से सर्विस को प्रोवाइड कराता है। वहां से क्या करेगा, बंदों को क्या कराएगा, ज्वाइनिंग कराएगा और उनकी ट्रेनिंग कराएगा। कौन कराएगा, स्टेट। वो स्टेट लिस्ट का मैटर है, यूनियन का कोई मतलब नहीं है। चलो अब इसमें क्या किया है, गवर्नर कैन अपॉइंट, गवर्नर जो है वो अपॉइंट चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस। स्टेट, मैंने आपको जब गवर्नर पढ़ाया तो उसमें बताया था ना, गवर्नमेंट के अंदर क्या पावर होती है कि स्टेट के पीसीएस के चेयरमैन और उनके मेंबर को अपॉइंट करने की पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास यूपीएससी के चेयरमैन और वहां के मेंबर को अपॉइंट करने की पावर होती है, और गवर्नर के पास स्टेट के। समझ रहे हो बात। ये सब बच्चों हम पीछे कर चुके हैं, ये सारी चीजें पिछले चैप्टर में आ चुकी हैं। अब हम क्योंकि इनकी पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ रहे हैं, चलो भाई ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि हमें ना 2 नहीं कराने,
हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो हरियाणा पंजाब जैसे कि इनका हाई कोर्ट भी एक है ना, तो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, अपनी ना पीसीएस सर्विस भी एक कर दें। महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली, ये सब मिलके कहें जी कि हम अपनी पीसीएस ना अलग एक ही कर लेते हैं। ठीक, हरियाणा पंजाब बोले कि एक ही कर लेते हैं जी, तो पार्लियामेंट से क्या कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को बोल सकते हैं, तो पार्लियामेंट उसकी अनुमति देता है ना, ये सब है। चलो अब आपको समझ में आ गया, जॉइंट पीसीएस की भी स्टैब्लिशमेंट को किया जा सकता है अगर स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे तब, जबरदस्ती नहीं। और ये क्या होगा, विधानसभा के कंसर्ट पे होगा। ठीक, विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन बैठता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, जो कि अब हम 5 फरवरी को दिल्ली के चुनने वाले हैं। मान लीजिए दिल्ली कहता है, यूटी कहता है कि जी मैं हरियाणा के साथ मर्ज होना चाहता हूँ, बिल्कुल पास में ही है मेरे, या मैं यूपी के साथ मर्ज होना चाहता हूँ, बिल्कुल पास में है मेरे, तो क्या करेंगे, यहाँ के MLA और हरियाणा के MLA ये अपना एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, जो होता है वहां पे विधानसभा में, पास हो जाएगा, फिर उसको पेपर पे साइन करके कहाँ दिया जाएगा, गवर्नर को दिया जाएगा। गवर्नर कहाँ देगा, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को देगा, और फिर वहां से उसको पास किया जाएगा, तो फिर एक कर सकते हैं। समझ चुके हो ना बातों को, जो मैं बता रही हूँ कि जॉइंट भी हम कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट को किया हमने। ठीक, अब जुडिकल सिस्टम समझ लीजिए, सुप्रीम तो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और स्टेट में सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक, और क्या होते हैं ये, एपेक्स पावर होते हैं। ठीक, स्टेट में सबसे ज्यादा पावरफुल डिसीजन होता है हाई कोर्ट का। ठीक, और आपका ऑल ओवर इंडिया में जो डिसीजन होता है वो किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो वही सब चीजें अब यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे जजेस ऑफ हाई कोर्ट, बट हम पढ़ चुके हैं पीछे, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पढ़ा था ना, कोरम बनाते हैं, पार्लियामेंट का भी बंदा होता है, ठीक है, CJI होता है, और सीनियर मोस्ट जज होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे हाई कोर्ट में भी होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नर जरूरी होते हैं ना, जिस स्टेट में ऑलमोस्ट ऑलरेडी पोस्टेड है वो, और जिसमें पोस्टेड होने वाले हैं वो दोनों। ठीक, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे कही गई हैं। ये देखो, जैसे कि अभी हमने कॉमन पीसीएस की बात की, ऐसे ही यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट की बात है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी है, महाराष्ट्र एंड गोवा, और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, ठीक है, एंड पंजाब एंड हरियाणा। इस तरीके से कोई और भी स्टेट अगर रिकमेंड करे कि हमें चाहिए कि भाई हमें 2 नहीं रखने, हमें एक ही रखना है, 2 स्टेट का या 3 स्टेट का या 4 स्टेट का, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, खर्चा कम होता है नहीं होता। चलो, रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये तो आपको सबको पता है ना, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 एक बार भी नहीं लगी है। ठीक, अगर ये इन आर्टिकल के अंदर जाके इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं है। ठीक है, स्टेट की कोई भी वैल्यू नहीं है, सारी की सारी किसके अंडर आ जाएंगी, है ना। अगर मान लो इनके लगी नहीं है, बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगी है, और लगनी भी नहीं चाहिए, पहली बात तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, ऑल ओवर इंडिया में लगी। 1991 में क्या था, पूरे के पूरे चांसेस थे लगने के। डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई, कितना याद किया गया, इसीलिए याद किया गया कि 1991 में फाइनेंशियल इमरजेंसी बचाने का पूरा श्रेय 2 ही बंदों को जाता है, किसको, प्रणब मुखर्जी, है ना। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था फॉरेन कंपनी का, MNCs का, मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और आज देखिए, अगर 100 कंपनी हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं तो 60 कंपनी,
है ना, 60-40 का रेशियो बल्कि ज़्यादा ही है, फॉरेन कंपनी ज़्यादा हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, पैसे का फ्लो हमारी मार्केट में हो रहा है। उन्होंने कहा भाई ब्याज पे पैसा ले लिया तो ऐसे ही मर जाएंगे, मूल चुकाने के पैसे नहीं, क्या करें, क्या टेक्निक लेके आए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब उन्होंने बोला कि ठीक है ना, हमारे पास टीम बहुत है, हमारे पास बेरोजगार बहुत है, बाहर से बुलाते हैं ना कंपनियों को। ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था। ठीक, तो मान लीजिए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो क्या होगा। यूनियन गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से फ्री है पैसा खर्च करने के लिए, जो उसके पास बचा हुआ है वो भी तो सोच समझ के जोड़ तोड़ के ही करेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बस साइन किए और हो गया, ऐसा नहीं है ना, वो भी जोड़ तोड़ के ही करेगी। बट अगर स्टेट एक पैसा, रुपया तो छोड़ दो, एक पैसा भी अगर उसको अपने इंडिविजुअल फंड से खर्च करना है, अपने फंड से, स्टेट का इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड है उससे, तब भी उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन वो पैसा खर्च नहीं कर सकता है। समझ में आ गई? इसमें तो आपको पता ही है क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि दोनों आर्टिकल्स के अंदर जब भी कोई इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल में भी यूनियन और गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होंगे, वही चलेंगे, और आपका नेशनल इमरजेंसी में भी वही चलेंगे। ये बच्चों एक्सटेंड की जाती हैं 1 ईयर के लिए, बताया था पीछे। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए लगा दी, नहीं, ठीक है। और हटने के बाद भी 6 महीने तक इनका इफेक्ट रहता है, पढ़ा था हमने, ठीक है। ये पार्लियामेंट रूल में मैं सारा आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अदर प्रोविजंस सारा वही है अदर प्रोविजंस में, ठीक है। ये आर्टिकल 55 क्या कहता है, इम्पोज ड्यूटी ऑन सेंटर, कौन कौन सी है भाई, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टरबेंस होता है स्टेट के अंदर तो वो स्टेट मेंटेन करेगा फटाफट से, यूनियन की जरूरत नहीं है, ठीक। लड़ाई दंगे हो गए एकदम से। अच्छा, अभी संभल में हुआ है ना रिसेंट मामला, पता ही नहीं होगा, तुम लोग तो सोए रहते हो। संभल जो है यूपी का एक सिटी है, ठीक। वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हिंदू मुस्लिम हुए हैं अभी, ठीक। अब वहां पे सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा टेंसलाइज माहौल है, और वो क्या करेंगे, आके गवर्नमेंट से परमिशन ले पहले, तो ये करें या ना करें। तो स्टेट को पूरा का पूरा अथॉरिटी है वहां पे कुछ भी करने की। भाई लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आपको जो इंस्टेंट सही लगे करो, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की स्थिति में, ठीक है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है उसको मेंटेन कराना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना पूरी की पूरी स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। समझ में आई? अब सारी वही है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट और उसको रिमूव करना वो प्रेसिडेंट करते हैं, हाथ तो हायर पोस्ट ऑफ स्टेट है, और उनको क्या बोला जाता है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। एजेंट वर्ड अजीब सा लगता है ना, एजेंट, बट यहाँ पे जो गवर्नर है ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, हिंदी में क्या बोलते हैं, एजेंट ही लिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं एजेंट को, अब्दुलाल तो बोलना मत भाई है ना, क्योंकि भाई देखो पोस्ट जब होती है ना, हम प्रायोरिटी वाली पोस्ट की बात करते हैं तो बड़े सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, प्रतिनिधि तो नहीं होगा बेटा, जासूस तो एजेंट, एजेंट हाँ जासूस ही होता है, बट यहाँ पे वो नहीं भाई, जासूस तो नहीं होंगे ना, मतलब कि खबरी भी नहीं है। अरे चलो, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। इंग्लिश का एजेंट वर्ड, हाँ अच्छा गूगल से देख लिया होगा, हाँ अभी तो कहूँ इतना दिमाग कैसे चल रहा है दिशांशी का। चलो, तो आपको समझ में आई कि गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं गवर्नर। अगर स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी होती है या हो रही होती है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, सिफारिश कर देते हैं प्रेसिडेंट से कि जी ये गड़बड़ चल रही है,
अच्छा गड़बड़ चल रही है, लगाओ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल तो चलो कितनी बार लग गया है, गिनती ही नहीं है। हाँ ठीक, चलो भाई। अब गवर्नर को क्या किया जाता है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और हटा भी देंगे, रिमूव भी कर देंगे। जी ठीक है, 1 साल रह लिए, जो हमें तुम्हारे से चाहिए था वो तुमने नहीं किया, हटो अपनी पोस्ट से। ऐसे ही होता है ना, मर्जी है गवर्नमेंट की कि रखें या ना रखें। एक बार बोलेंगे कि आपको हटना है तो हटना है, बेशक टॉप मोस्ट पोस्ट है, ठीक, हटना है तो हटना है। चलो भाई ठीक, आगे क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी किसकी होती है, यूनियन की। अच्छा अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, बताओ, चलो फंसोगे तुम, पक्का फंसोगे। जो अब ये स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो रहे हैं, इसका खर्चा कौन उठाएगा, कौन करा रहा है इसको, स्टेट के हो रहे हैं, ध्यान से जवाब देना। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को कौन करा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है, कौन करा रहा है। हाँ इंटेलिजेंट हो गए हो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है, ठीक है। हाँ अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, उनको पूरा का पूरा, चलो पढ़ रहे हो इसका मतलब, ठीक है, फंसे नहीं, ठीक है। तो समझ गए ना कि गवर्नमेंट को लगाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा जाते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ही बोलेंगे क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ही लिखा गया है, ठीक, हटाया भी इनके द्वारा जाता है। चलो ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट वो करता है, पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल, गवर्नर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में कौन कौन से हो गए भाई, बहुत सारी बॉडी हमारी ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक, बहुत सारी बॉडीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बॉडी हैं, और बहुत सी ऐसी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी हैं, जैसे कि नीति आयोग, ठीक, बहुत सारी हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, आपका लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गया, जोनल काउंसिल हो गया, बहुत सारी काउंसिल्स ऐसी होती हैं कि ये कौन सी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इनको कौन करेगा, इनको पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। 2 मिनट का वेट करिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो स्टेट और सेंटर के बीच में ये जो बॉडी होती है ना, ये पिलर का काम करती है, ठीक, आपको समझ आ गया, ठीक, ये सारी वो है। अच्छा ये लिस्ट एक तरीके से अलग से नहीं दूंगी, ये आपकी वो वाली लिस्ट डाल दी गई है यहाँ पे, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बच्चों ये आज ना, थैंक यू थैंक यू सो मच, आज हमने क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन पढ़ा, ठीक है। तो आज की और जो भी हमारी पहली क्लास हुई थी इससे पहले, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव इलेक्शन वो रिलेशन पढ़ा था, इन दोनों को मर्ज करके अब आपको पढ़ना है। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो फिर भाई मेरे से पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।